अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, तो अब हम रेडिकल मस्टर्डेक्टमी शुरू करते हैं। सबसे पहले नाम को डायसेक्ट करने की कोशिश करते हैं। मस्टर्ड यानी कि जो हमारी मस्टर्ड कैविटी है उसकी एक्टमी कर रहे हैं, यानी उसको रिमूव कर रहे हैं। जैसे पेंडेक्टमी होता है ना, अपेंडिक्स को रिमूव कर रहे होते हैं, ऐसे ही मस्टर्डेक्टमी के अंदर हम मस्टर्ड कैविटी को रिमूव कर रहे होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कोर्टिकल मस्टर्डेक्टमी, अब ये है रेडिकल मस्टर्डेक्टमी। इन दोनों के अंदर फ़र्क क्या है? जो कोर्टिकल मस्टर्डेक्टमी उसमें मैंने आपको बताया था, जो हमारे एयर सेल्स हैं, ऑल एसेसिबल एयर सेल्स को हम रिमूव कर रहे होंगे मस्टर्ड के अंदर से। रेडिकल मस्टर्डेक्टमी के अंदर हम मस्टर्ड को भी रिमूव कर रहे होंगे, इसके अंदर जोन से एयर सेल्स पाए जाएंगे। साथ में हम मिडल ईयर में जोन से स्ट्रक्चर नजर आएंगे वो रिमूव कर देंगे, एक्सेप्ट जो स्टेपीज की फुट प्लेट होती है जो हमारी इनर ईयर पे लगी होती है। ठीक है, बाकी आपको जोन सी भी मैली सिंकल स्टेपीज नजर आए, जो स्टेपीज का बाकी पार्ट है, तो सारा का सारा रिमूव कर देना है। म्यूकोपेरियोस्टियल लाइनिंग है मिडल ईयर के अंदर, मस्टर्ड कैविटी के अंदर जो म्यूकोपेरियोस्टियल लाइनिंग होती है वो भी सारी की सारी हमने रिमूव कर देनी है। रेडिकल मस्टर्डेक्टमी के अंदर हम ना रिकंस्ट्रक्ट ऑफ हेयरिंग की तरफ नहीं जा रहे होंगे, लेकिन जो मॉडिफाइड रेडिकल मस्टर्डेक्टमी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे उसके अंदर हम जो हमारा हेयरिंग का मैकेनिज्म है उसको हम रिकंस्ट्रक्ट भी साथ में कर रहे होते हैं, साथ में हम डिजीज़ को भी रिमूव कर रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन रेडिकल मस्टर्डेक्टमी के अंदर हम सिर्फ रेडिकेशन कर रहे होते हैं डिजीज़ की, लेकिन हम हेयरिंग को रिकंस्ट्रक्ट नहीं कर रहे होते। अब हम दोबारा से समझ लेते हैं कौन सी चीज़ों को इरेडिकेट कर रहे हैं, कौन सी चीज़ों को रिमूव कर रहे हैं। सबसे पहले हमारा आ जाएगा पोस्टीरियर मीटल वाल। आपको मैंने बताया था जो कान का सुराख है जिसको हम एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल कह रहे हैं, उसकी चार तरह की वाल्स होंगी, एक सुपीरियर होगी, एक इंटीरियर होगी, इन्फीरियर होगी, पोस्टीरियर होगी। तो पोस्टीरियर वाली वाल को हम रिमूव कर रहे होंगे ताकि ये यहाँ से हमारी एंट्री हो जाए बिल्कुल हमारी मस्टर्ड कैविटी के अंदर। ठीक है, तो अगर हम पोस्टीरियर वाल को रिमूव करें तो इसको हम कहेंगे कनाल वाल डाउन प्रोसीजर। जब हमने कोर्टिकल मस्टर्डेक्टमी पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था उसको हम कह रहे थे कनाल वाल अप प्रोसीजर। तो ये कौन सा होगा? कनाल वाल डाउन प्रोसीजर। साथ में एंटायर मिडल ईयर, कौन सी बोन्स नजर आए सारी की सारी रिमूव कर देनी, म्यूकोपेरियोस्टियल लाइनिंग रिमूव कर देनी है, एटिक का पोर्शन रिमूव कर देना है। आपको पता है एटिक के पोर्शन के अंदर सारा का सारा कोलेस्टोमा गया होता है। आपको मैंने पढ़ाया था ना, जो हम डिविजन्स कर रहे थे मिडल ईयर की, तीन डिवीजन थी। सबसे पहला हमारा आ जाता था एपिटिम्पैनम। ठीक है, उसको हम एटिक का भी पोर्शन कह रहे थे। ठीक है, ये हमारा एटिक होता था। फिर हमारा मीजोटिम्पैनम आ जाता था, फिर नीचे हमारा होता था हाइपोटिम्पैनम। ठीक है, तो जो एटिक वाला पोर्शन है, एपिटिम्पैनम वाला पोर्शन है, सारा का सारा हम रिमूव कर रहे होंगे। इसी के अंदर हमारा एंट्रम पाया जाता था, एडिटर सेंट्रम। आपको पता नहीं, यहाँ से एडिटर सेंट्रम, नीचे हमारा सारा का सारा मस्टर्ड कैविटी होती थी। तो सारा का सारा ये रिमूव कर रहे होंगे। उसके बाद टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, आपको पता है जो क्रोनिक सेपरेटिव टाइटस मीडिया होता है उसके अंदर तो हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ऑलमोस्ट सारी फटी होती है। तो उसके जो थोड़े बहुत रेमनेट्स बचे होंगे, थोड़े बहुत पुर्जे बचे होंगे, या फिर आप एनुलस कह रहे हो जो साइडों पे ना कड़ा होता है जिससे जो हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन मजबूती से जुड़ी होती है। ठीक है, वो सारा का सारा वो भी हम रिमूव कर देंगे। उसके अलावा ऑस्टिकल्स मैं बता चुका हूँ, जो हमारी मेलिसिंगस स्टेपीज है, फुट प्लेट को छोड़ के स्टेपीज की, ये भी सारा का सारा रिमूव कर देंगे। म्यूकोपेरियोस्टियल लाइनिंग है, आपको पता नहीं जो हमारे मिडल ईयर है और जो हमारा मस्टर्ड कैविटी उसके अंदर म्यूकस सेल्स पाए जाते हैं। ठीक है, जो म्यूकस क्रिएट कर रहे होते हैं, और नीचे ही हमारी पेरियोस्टियल लाइनिंग होती है, कनेक्टिव टिश्यू होता है हमारी बोन का, जिसके अंदर नर्व्स प्रेजेंट होती हैं, ब्लड सप्लाई प्रेजेंट होती है जो हमारी बोन को सप्लाई कर रही होती है। तो हम पेरियोस्टियल लाइनिंग भी एहतियातन रिमूव कर देते हैं ताकि कोई इन्फेक्शन वगैरह इसके अंदर प्रेजेंट ना हो, वो ना हो कि बाद में वो बोन में जाए और हमारे फिर इन्फेक्शन पूरे स्कल के अंदर फैल जाए। उसके बाद स्टेशन ट्यूब को ब्लॉक कर देना। आपको पता है मिडल एयर का कोई काम ही नहीं रहा, मिडल एयर ही खत्म हो चुका है, मस्टर्ड कैविटी भी एक पूरी खाली सी कैविटी बन चुकी है। तो स्टेशन ट्यूब को हमने क्या रखे अब करना है, तो स्टेशन ट्यूब को हम किसी कार्टिलेज वगैरह से या फिर कोई जो मसल होता है हमारा टेंसर इम्पलाई मसल, ठीक है, उसकी मदद से ना हम स्टेशन ट्यूब को ब्लॉक कर देते हैं। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं कि कौन सी इंडिकेशन है, यानी कौन सी डिसऑर्डर्स हैं जिसके अंदर हम रेडिकल मस्टर्डेक्टमी कर रहे होंगे। सबसे पहले हमारा कोलेस्टिटोमा आ जाएगा। सिंपल कोलेस्टिटोमा जो होता है उसको हम सिंपल टेक्निक से रिमूव कर लेते हैं, छोटी मोटी सर्जरी से। लेकिन जो कोलेस्टिटोमा इतना ज़्यादा इन्वेड कर जाए कि यहाँ से, आपको पता है पहले कोलेस्टिटोमा यहाँ से शुरू होता है, और यहाँ पे प्रेजेंट है इसको तो इजीली रिमूव कर लेंगे, लेकिन यहाँ से फैलता हुआ अगर हमारा वो स्टेशन ट्यूब को भी ब्लॉक कर रहा है, तो ऐसे कोलेस्टिटोमा के लिए हम रेडिकल मस्टर्डेक्टमी कर रहे होंगे। उसके अलावा अगर हमारा जो कोलेस्टिटोमा है वो इवन कि हमारी रोन विंडो यहाँ पे आपको पता है प्रेजेंट होती है, हमारी मिडियल वाल ऑफ मिडल ईयर है, वहाँ पे रोन विंडो के ऊपर तक चला जाए हमारा कोलेस्टिटोमा, मतलब पूरे के पूरे मिडल ईयर में फैल गया हुआ है, तो उस कंडीशन के अंदर रेडिकल मस्टर्डेक्टमी कर रहे होंगे। या फिर जो हमारा कोलेस्टिटोमा यहाँ से निकल के हमारे इनर ईयर को इन्वॉल्व कर रहा है, अगर वो इनर ईयर तक चला गया हुआ है तो तब भी हम रेडिकल मस्टर्डेक्टमी कर देंगे। और उसके बाद अगर हमारा कोलेस्टिटोमा इवन कि जो हमारे हाइपोटिम्पैनम के सेल्स, आपको बताया नहीं हमारा हाइपोटिम्पैनम है, तो कोलेस्टिटोमा यहाँ के सेल्स को इन्वॉल्व कर चुका हुआ है, तो उस कंडीशन के अंदर हम रेडिकल मस्टर्डेक्टमी कर रहे होंगे। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा फेल्ड अटैम्प्ट्स, यानी कि हमने पहले की क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज थी मिडल ईयर की, उसको रिमूव करने की कोशिश की है, कोलेस्टिटोमा को रिमूव करने की कोशिश की है, लेकिन अटैम्प्ट फेल हुई है, तो हम रेडिकल मस्टर्डेक्टमी कर देंगे। उसके बाद जो ग्लोमस ट्यूमर उसको रिमूव करने के लिए हम रेडिकल मस्टर्डेक्टमी कर सकते हैं। आपको पता है ग्लोमस ट्यूमर हमारे मिडल ईयर का ट्यूमर होता है। उसके बाद अगर हम पेटस एपेक्स को अप्रोच करना चाह रहे हैं, कोई सर्जरी वगैरह परफॉर्म कर रहे हैं, आपको पता है जो पेटस है वो हमारा टेम्पोरल बोन का पार्ट है, ठीक है, उसका एक एपेक्स होता है, आपको मैं दिखा देता हूँ।
ये हमारा पेट्रस बोन है जो सारा का सारा ऑरेंज वाला पार्ट है, ठीक है। इसका जो नोक बन रही है छोटी सी, इसको हम कह रहे थे पेट्रस एपेक्स, ठीक है। इस टाइम हम सर्जरी करते करते जो हमारा मस्टर्ड कैविटी सारी की सारी हम रिमूव करते करते यहाँ आ चुके हुए हैं। यहाँ से अगर हमने इजीली यहाँ तक इन्वेट कर सकते हैं, पेट्रस एपेक्स पे पहुँच सकते हैं, और जो हम परफॉर्म करना चाह रहे हैं, कोई सर्जिकल प्रोसीजर परफॉर्म करना चाह रहे हैं तो ईजिली परफॉर्म कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हमने कार्सिनोमा ऑफ मिडल ईयर को रिमूव करना है, आप लोग समझ रहे हो कि मिडल ईयर का रिमूव तो हम रिमूव कर चुके हैं, तो कार्सिनोमा ऑफ मिडल ईयर क्या है? ओमा यानी कि हमारा कोई मलिग्नेंट ट्यूमर है जो कि हमारा टेम्पोरल बोन के अंदर फैल चुका हुआ है, पूरी की पूरी बोन के अंदर। आपको पता है ना, जो हमारा ईयर है वो टेम्पोरल बोन के अंदर ही प्रेजेंट होता है, तो टेम्पोरल बोन के अंदर भी फैल चुका है, लेकिन हमारे ईयर में भी फैला हुआ है। तो ईयर से हम रिमूव कर रहे होंगे विद द हेल्प ऑफ रेडिकल मस्टेक्टमी, और जो बाकी हमारी टेम्पोरल बोन के अंदर होगा उसको हम रिमूव कर रहे होंगे रेडियोथेरेपी की मदद से, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एनेस्थीसिया आ जाएगा। हम लोकल एनेस्थीसिया भी देख सकते हैं, जनरल एनेस्थीसिया भी देख सकते हैं, लेकिन हम जनरल एनेस्थीसिया को प्रेफर कर रहे होते हैं, लोकल हम सिलेक्टिव केसेस में दे रहे होते हैं। उसके बाद पोजीशन है पेशेंट की, आपको बताया मैंने, स्पाइन पोजीशन में लटाना है, बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में लटाना है। जिस कान की सर्जरी कर रहे हैं वो कान ऊपर होगा, जो दूसरा कान है वो नीचे पिलो के ऊपर होगा, तो हम सर्जरी परफॉर्म कर रहे होंगे। उसके बाद स्टेप्स आ जाएंगे। स्टेप्स पे आप लोगों ने ना बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करने की कोशिश नहीं करनी, लेकिन फिर भी मैं आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव सा ओवरव्यू दे दूंगा ताकि आपको हर चीज़ समझ आ जाए। सबसे पहले हमारा इंसिजन आ जाएगा, जिसमें दो तरह की अप्रोच हो सकती है। पोस्ट ओरल अप्रोच हो सकती है, यानी कि हम कान के पीछे से जा रहे होंगे। एंड डोरल अप्रोच हो सकती है, यानी कि हम कान के सुराख से जा रहे होंगे, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल से जा रहे होंगे। ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। पोस्ट ओरल अप्रोच में हम दे रहे थे पोस्ट ओरल इंसिजन, एंड डोरल अप्रोच में हम दे रहे होते हैं लैम्पार्ड टाइप 1 और लैम्पार्ड टाइप 2 इंसिजन दे रहे होते हैं, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में जा रहा है, मैं आपको ये ऑलरेडी सारा कुछ पढ़ा चुका हूँ। उसके बाद हम रिट्रैक्शन करेंगे सॉफ्ट टिश्यूज़ की, ठीक है, और एक्सप्लोर करेंगे मिड मस्टर्ड एरिया को। क्या करना है डिटेक्शन के अंदर? सबसे पहले हमारी येलो वाली स्किन आ गई है, ठीक है, इसको हमने काट दिया हुआ है, इंसिजन दे दिया है इसके अंदर। फिर उसके बाद हमारा मसल आ गया, ये मैं आपको बता रहा हूँ जो हम कान के पीछे से अप्रोच करना चाह रहे हैं, ठीक है। अगर हम एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल से जाएंगे, जो एंडोरल अप्रोच होगी वो तो बहुत ईजी होगी, लेकिन उसमें कॉम्प्लेक्सिटीज बहुत ज़्यादा होती हैं। तो जो हम कान के पीछे से जा रहे हैं उसमें हमारा मसल आ जाएगा टेम्पोरालिस मसल, उसको हम काटेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने जो पेरियोस्टियल टिश्यू होता है जो हमारा बोन के ऊपर प्रेजेंट होता है उसको हम काटेंगे, ठीक है। उसके बाद हम रिट्रैक्टर डाल देंगे, रिट्रैक्टर डाल के इन तीनों टिश्यूज़ को पीछे करेंगे, नीचे हमें बोन नज़र आ जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद हम रिमूवल ऑफ बोन करेंगे, एक्सपोजर ऑफ एटिक एंड एंट्रम हो जाएगा। जो आप हमें बोन नज़र आई, बोन को काटेंगे, सामने एडिटस एंट्रम नज़र आ जाएगा। क्या मकसद है इस चीज़ का? मिसाल के तौर पे ये हमारी स्कल की बोन थी, ठीक है, हम कान के पीछे से जा रहे हैं, यहाँ पे हमने सारे के सारे स्ट्रक्चर्स काट दिए हुए हैं, ठीक है। जब हम यहाँ से एंटर होंगे तो ये वाला जो मस्टर्ड का एरिया होता है ना, ये सारा का सारा हमारा मस्टर्ड का एरिया नीचे होता है, लेकिन ये वाला एरिया ऊपर होता है, मतलब ऊपर की तरफ होता है। हम यहाँ पे इंसिजन दे रहे होते हैं, तो जहाँ यहाँ से जब हम एंटर होते हैं सीधा हमें नज़र आता है एडिटस एंट्रम। ये नॉर्मली यहाँ पे प्रेजेंट होता है, मैंने बहुत पीछे करके बनाया हुआ आसानी के लिए, लेकिन बहुत आगे प्रेजेंट होता है। जब हम कट करके अंदर जाते ही हैं साथ ही हमें सामने एंट्रम नजर आ जाता है। एंट्रम में एंटर होते हैं तो हम मस्टर्ड कैविटी में एंटर हो गए। मस्टर्ड के जो सेल्स हमने रिमूव करने हैं, डिसऑर्डर रिमूव करना है, डिजीज जो सारी की सारी फैली हुई पस फैली हुई है उसको हम रिमूव कर रहे होंगे। उसके बाद हमने करना है रिमूवल ऑफ ब्रिज और बटरस। ये क्या होता है? आप लोगों को पढ़ा होगा कि जो हमारी एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है सारी की सारी, मिसाल के तौर पे ले लो हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये सारी की सारी हमारी एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल आ गई, ठीक है, ये एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल आ गई है, ठीक है। तो ये इसकी पोस्टीरियर वाल होगी, आपको पता है, ठीक है। इसके ऊपर वाली होगी स्पीरियर वाल हो जाएगी, ये वाली स्पीरियर वाल होगी, ये हमारी इंटीरियर वाल आ जाएगी, नीचे हमारी इन्फीरियर वाल होगी, ठीक है। आपको समझ आ गया है? जो इसकी स्पीरियर वाल है ना, इसके अंदर एक ना छोटी सी बोनी पोर्शन होता है ऊपर की तरफ, ये वाला बोनी पोर्शन होता है, इसको हम कह रहे हैं कि ये हमारा फेशियल ब्रिज है। इसको हम रिमूव करेंगे। मैंने बताया ना, जो हमारा एटिक का पोर्शन है, जो ऊपर वाला पोर्शन है मिडल ईयर को, सारा का सारा रिमूव करना है। तो इस वजह से हम फेशियल ब्रिज को भी रिमूव करते हैं, इसके साथ ही हमारी अंदर जो एटिक का पोर्शन है वो भी रिमूव होता है, साथ में हमारी बोन्स भी रिमूव हो जाती हैं, और साथ में एक पोस्टीरियर बटरस होता है, एक एंटीरियर बटरस होता है, छोटे छोटे ना यहाँ पे नोकदार पोर्शन होते हैं, उनको भी हम साथ में रिमूव कर देते हैं। ज़्यादा डिटेल में जाने की कोशिश नहीं करनी, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा रहा हूँ कि जो सुपीरियर पार्ट है हमारा एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल का, उसको हम फेशियल ब्रिज कह रहे होते हैं। उसके साइड पे दो कॉर्नर्स बन रहे होते हैं, पोस्टीरियर बटरस, इंटीरियर बटरस, इन सारों को रिमूव करेंगे। हमारा जो एटिक का पोर्शन है वो सारा का सारा रिमूव हो जाएगा। आसान अल्फाज में दोबारा डायग्राम से समझा देता हूँ। ये मिसाल के तौर पर हमारी जो मिडल ईयर की एनाटॉमी है, ठीक है, ये हमारा ऊपर वाला ऊपर पोर्शन आ गया, वो एटिक का पोर्शन है, ठीक है। एटिक के पोर्शन में जो स्पीरियर वाल है इसको हम रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। स्पीरियर वाल जो यहाँ पे हमारे इंटीरियर बटरस, यहाँ पे पोस्टीरियर बटरस होगा, सारा का सारा रिमूव करेंगे हम, एटिक को ही इंटरेक्टली खत्म कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा, जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमारी सर्जरी का, वो है फेशियल रिज को भी लोअरिंग करना है, मतलब फेशियल रिज को भी खत्म कर देना है। फेशियल रिज ना, मैंने आपको बताया कि जो हमारी एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है, जो उसकी पोस्टीरियर वाल है उसको भी हम रिमूव कर रहे होते हैं। तो पोस्टीरियर वाल में इतना सा पोर्शन होता है जो ग्रीनिश पोर्शन है, ठीक है, इसको हम कह रहे हैं ये हमारा फेशियल रिज है। इसके आगे से हमारी फेशियल नर्व गुजरी होती है, यहाँ से हमारी ना फेशियल नर्व गुजरी होती है।
फेशियल नर्व को बचाते बचाते जो हमारा पीछे फेशियल रिज है उसको रिमूव करेंगे, ठीक है, हमारी एक्सटर्नल ड्यूटी कराएंगे, पोस्टीरियर वाली आप कह लो। तो फिर ना ये एक रास्ता बन जाएगा जो हमारा मस्टर्ड कैविटी के अंदर जा रहा होगा, यहाँ से रास्ता इजीली हम मस्टर्ड कैविटी के अंदर एंटर हो रहे होंगे, जो हमारा कान के सुराख से ही रास्ता बन जाएगा डायरेक्टली हमारी मस्टर्ड कैविटी के अंदर। यहाँ से मिडिल ईयर में जा रहे होंगे, यहाँ से हम इजीली जो हमारी मस्टर्ड कैविटी यहाँ पे जा रहे होंगे, क्योंकि हमने सारी की सारी जो कैविटीज़ है ना इसको एक सिंगल कैविटी में कन्वर्ट कर देना है। मस्टर्ड कैविटी हो, मिडिल ईयर हो, ठीक है, एक्सटर्नल ड्यूटी कैनाल हो, ये एक ही रास्ता बन जाना है, एक ही कैविटी बन जानी है। नेक्स्ट स्टेप होगा टॉयलेट ऑफ मिडिल ईयर, ठीक है, इसके अंदर हम ये करेंगे जो हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बची कुची है, मैं आपको बताया ना छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े बचे होंगे, ठीक है, जो रेमिनेंट्स ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होंगे उनको हम खत्म कर रहे होंगे, एनुलस को खत्म कर रहे होंगे जो हमारा एक कड़ा सा होता है, ठीक है, उसको सारे के सारे खत्म करेंगे, सल्कस टिम्पैनिकस जो होंगे उसको खत्म कर रहे होंगे, म्यूको पेरियोस्टियल लाइनिंग मैंने बताई मिडिल ईयर के अंदर हो या फिर हमारी मस्टर्ड कैविटी के अंदर हो, उसको सारे के सारे रिमूव कर रहे होंगे, क्योंकि पॉली प्रेजेंट हो, कोई ग्रेनुलेशन टिश्यू अंदर प्रेजेंट हो, मैलियस इंकस, जो भी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ सारी की सारी चीज़ों को रिमूव करना है। स्टेपीज के फुट प्लेट को आपने रहने देना है, वो हमने क्यों रहने देना आपको पता है, स्टेपीज की फुट प्लेट है मिसाल के तौर पे, पीछे हमारा इनर ईयर प्रेजेंट है, ठीक है, तो अगर यहाँ से हमने स्टेपीज की फुट प्लेट को रिमूव करते तो यहाँ से इन्फेक्शन हमारे इनर ईयर में जा सकता है, इस वजह से हम स्टेपीज की जो फुट प्लेट होती है उसको रहने देते हैं। उसके अलावा मैं आपको बता चुका हूँ कि हमने स्टिचिंग ट्यूब को भी ब्लॉक कर देना है, ये सारी की सारी चीज़ें हमने करके उसके बाद इंस्पेक्शन करनी है। लास्ट टाइम हमने क्रॉस चेक करना है कि हमने हर चीज़ को रिमूव कर दिया अच्छे तरीके से जिस मकसद के लिए हम एंटर हुए थे सर्जरी के लिए। उसके बाद हम इरीगेशन करेंगे नॉर्मल सलाइन के साथ अच्छे तरीके से, कान को साफ कर देंगे, ठीक है, अंदर देखेंगे कोई बोनिसिपिक्यूल ना प्रेजेंट हो, कोई टिश्यू वगैरह ना प्रेजेंट हो, अच्छे तरीके से कान को साफ कर देना है। उसके बाद हमने करनी है मीटोप्लास्टी, ठीक है, आपको नाम से समझ आ रहा होगा कि यानी कि एक्सटर्नल ड्यूटी कैनाल को हम मीटस भी कह रहे होते हैं, जो एक्सटर्नल ड्यूटी मीटस होता है, ठीक है, साथ में उसकी प्लास्टी कर रहे हैं, उसको रीफर्निश कर रहे हैं। आपको मैंने बताया कि अगर ये मिसाल तौर पर हमारी एक्सटर्नल ड्यूटी कैनाल है उसकी हम पोस्टीरियर वाल को भी यहाँ से रिमूव कर चुके हुए हैं, ठीक है, इसको हम कैनाल वाल डाउन प्रोसीजर कह रहे थे, और उसके अलावा जो हमारी सुपीरियर वाल है इसकी सुपीरियर वाल को भी हमने रिमूव की है, ठीक है, और पीछे मस्टर्ड कैविटी तो आपको पता है इजीली हम रिमूव कर चुके हुए हैं। तो जो बोन्स हैं उनको हमने ऐसे तो छोड़ नहीं देना, ठीक है, उनको ऐसे छोड़ेंगे तो वो एक तरह का इन्फेक्शन का घर बन जाएगा, कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है डायरेक्टली बोन के ऊपर। इसके ऊपर ना हम स्किन का फ्लैप लगा के मीटोप्लास्टी कर देते हैं, यानी कि हम स्किन का फ्लैप लगाते हैं, वो 2-3 महीने बाद एपिथेलाइजेशन हो जाती है, एक तरह की स्किन ही बन जाती है हमारे, मतलब एक न्यू कैविटी बना दी, उसके ऊपर हमने न्यू स्किन भी इम्प्लांट कर देनी है, न्यू स्किन बन जाएगी, एक तरह का बहुत स्मूथ सा रास्ता बन जाएगा अंदर हमारा, कोई इन्फेक्शन वगैरह नहीं होंगे, एक तरह से हमने चादर बिछा दी हुई है, ठीक है। तो मीटोप्लास्टी कर देंगे यहाँ की स्किन की भी, पीछे जो हमारी मस्टर्ड कैविटी है उसके ऊपर भी हम स्किन बिछा देंगे, ठीक है, ऊपर भी यहाँ पे स्किन लगा देंगे, पीछे भी हम जो मिडिल ईयर में जहाँ जहाँ पे हमने रिमूव किया होगा ना स्किन का पोर्शन वहाँ पे हम न्यू स्किन लगाएंगे ताकि इन्फेक्शन ना हो रहे हों। उसके बाद ऑब्ल्यूटेशन ऑफ कैविटी कर देनी है, अगर आपने देखा कि मस्टर्ड कैविटी बहुत बड़ी बन चुकी हुई है, ठीक है, तो उसको हमने थोड़ा कम करना है कि इतनी बड़ी कैविटी हमें चाहिए नहीं है, तो इतनी सी कैविटी के अंदर ना हमने मसल भर देना है। कौन सा मसल भरना है? टेम्पोरालिस मसल भर देना है। पहले नीचे देख लेना कोई कोलेस्टोमा वगैरह तो नहीं, प्रेजेंट कोलेस्टोमा अगर होगा उसको रिमूव करो, ठीक है, अच्छी तरीके से रिमूव करके उसके बाद ऊपर आप मसल रखो, उसके बाद दोबारा से हम स्किन का फ्लैप लगा के कैविटी को बंद कर देंगे। उसके बाद क्लोजर ऑफ वुंड आ जाएगा। क्लोजर ऑफ वुंड आपने तब करना है, पहले ना आपने गेज होती है जिसको हम रिबन गेज कह रहे होते हैं, जाली टाइप होती है, ठीक है, इस तरह गेज होती है, उसके साथ रिबन लगा होता है, ठीक है, गेज के अंदर हम ना एंटीबायोटिक या कोई एंटीसेप्टिक के ड्रॉप्स वगैरह डाल के जो कैविटी हमने बनाई है, मस्टर्ड कैविटी है या फिर एक्सटर्नल ड्यूटी या मिडिल ईयर है, हर जगह पे हमने गेज रख देना है और उसमें एंटीबायोटिक ड्रॉप्स डालेंगे ताकि इन्फेक्शन ना हो। उसके बाद हम उसको सुचरिंग कर देंगे जिसके हमने कटिंग वगैरह की, इंसिजन्स की हैं, ठीक है। उसके बाद हमारी पोस्ट ऑपरेटिव केयर आ जाएगी जिसमें ड्रेसिंग आ जाएगी। ड्रेसिंग सबसे पहले जो हम पट्टी वगैरह करते हैं, ठीक है, नॉर्मली पेशेंट को हमें 3 से 4 दिन बाद बुलाना होता है, 3 से 4 दिन बाद बुलाने के बाद जो हमने गेज रखी थी, जो हमारी रिबन गेज आपको बता रहा था, रिबन से पकड़ के खींचनी है, गेज बाहर निकालनी है, अपने अंदर अच्छे तरीके से चेक करना है कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं हुए हुए, कोई पेरिकोंडाइटिस तो नहीं हुआ हुआ, यानी कि जो उसका पिन है उसकी इन्फ्लेमेशन तो नहीं हुई, कि इन्फेक्शन ही होता है ना एक तरह का, ठीक है। अच्छे तरीके से चेक करने के बाद आपने ड्रेसिंग करनी है, पहले ड्रेसिंग करनी है और साथ में आपने कान में दोबारा से गेज रख देनी है, ठीक है। उसके बाद आपने 6 से 7 दिन बाद सेकंड ड्रेसिंग करनी है, पेशेंट को बुलाना है, दोबारा से कान अच्छी तरीके से चेक करना है, गेज को रिमूव करना है, गेज को दोबारा से प्लेस करना है और नई ड्रेसिंग लगा देनी है। और ये जो ड्रेसिंग है ना हर वीक अब बाद आपने चेंज करते रहना है और पेशेंट को बता देना कि जो आपकी एपिथेलाइजेशन है, यानी कि आप कहो कि आपको दोबारा से हॉस्पिटल विजिट ना करने पड़े, वो तकरीबन उसको 2 से 3 महीने लग जाएंगे, तब तक आपने कंटिन्यूसली हर हफ्ते विजिट करना है, ड्रेसिंग चेंज होती रहे, ठीक है, गेज डालते रहें, एंटीबायोटिक्स ड्रॉप डालते रहें। उसके बाद एंटीबायोटिक मैं आपको बता चुका हूँ, 1 हफ्ते तक तो मैक्सिमम देनी ही देनी है। आपने जो अंदर से रिमूव किया है मालगुदाम, उसमें जो बैक्टीरिया होगा उसका कल्चर सेंसिटिविटी करो, उसके लिए प्रॉपर एंटीबायोटिक दो। उसके बाद कैविटी केयर पेशेंट को बताओ कि 2 से 3 महीने तक एपिथेलाइजेशन होनी है, तब तक आपने बहुत इसकी केयर करनी है। आप कंटिन्यूसली डॉक्टर के पास आओ, जो पहले 2 से 3 महीने उसके अंदर हर हफ्ते बाद आना है, ठीक है, लेकिन जब बाद में आप 4 से 6 मंथ बाद भी आ सकते हो या साल बाद भी कंटिन्यूसली विजिट कर सकते हो, ताकि हम देखेंगे कि जो कैविटी बनाई है उसके अंदर कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं हुए, कोई ग्रैनुलेशन टिश्यू तो नहीं प्रेजेंट, उसको हम अच्छे तरीके से साफ करेंगे, क्योंकि आपको पता है ना कैविटी बना दी है तो कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है इजीली।
पहले तो नहीं हो सकता था क्योंकि कान बंद था। उसके बाद हमारा आ जाएगा कॉम्प्लिकेशन आ जाएंगी। कॉम्प्लिकेशन सबसे पहले हमारी कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, आपको पता है जो हमारी पोस्टीरियर वाल ऑफ मिडिल ईयर होती है, यहाँ पे हमारी फेशियल नर्व होती है, तो फेशियल नर्व डैमेज हो सकती है ड्यूरिंग सर्जरी। उसके बाद नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन हो सकती है पेरिकोंडाइटिस। मैं आपको बता चुका हूँ कि हमारी जो पिन्ना की इन्फ्लेमेशन हो जाए उसको हम पेरिकोंडाइटिस कह रहे होंगे। आपको पता है जो हमारा कार्टिलेज होता है उसके एक गिर्द कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है, इसको हम पेरिकोंडियम कह रहे थे। अगर इसकी इन्फ्लेमेशन हो जाएगी इसको हम कहते हैं पेरिकोंडाइटिस। ठीक है, सारे के सारे कार्टिलेज की इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। थर्ड कॉम्प्लिकेशन हो सकती है कि अगर हम सिगमोइड साइनस को डैमेज कर दें। आपको पता है हमारा सिगमोइड साइनस नीचे से गुजर रहा होता है, तो हम यहाँ पे हाइपोटिम्पैनम के सेल्स को रिमूव कर रहे हैं, हमारा हाइपोटिम्पैनम है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमने सिगमोइड साइनस को डैमेज कर दिया तो ये एक हमारी कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी। उसके अलावा अगर हमने ड्यूरा मैटर को डैमेज कर दिया, आपको पता है जो हमारा रूफ है मिडल ईयर, हमारा मिडल ईयर है उसका जो रूफ है ऊपर वाला, उसको हम टैगमेंट टिम्पैनाई कह रहे होते हैं। अगर हम टैगमेंट टिम्पैनाई को डैमेज कर दिया तो उसके ऊपर ही हमारी मेनिंजेस गुजर रही होती हैं, तो मेनिंजेस का ड्यूरा मैटर डैमेज हो सकता है। उसके बाद अगर हमने यहाँ पे जो स्टेपिस की फुट प्लेट है उसको मैंने बताया कि रिमूव नहीं करना है, अगर उसको हमने रिमूव कर दिया तो यहाँ से इन्फेक्शन जा सकता है हमारा इनर ईयर में। इनर ईयर में जाएगा तो लेबरिंथाइटिस हो जाएगा, यानी कि इन्फ्लेमेशन ऑफ इनर ईयर हो जाएगी। और पांचवी कॉम्प्लिकेशन होगी कि पेशेंट को 50 डेसिबल का तो मिनिमम हेयरिंग लॉस हो ही जाएगा। आपको पता है जो हमारा कंडक्टिव सिस्टम है, जो हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो हम रिमूव कर चुके हुए हैं, आगे मैलियस इंकस स्टेपिस को रिमूव कर चुके हुए हैं, तो वैसी वेव कंडक्ट नहीं हो रही होंगी, तो 50 डेसिबल का तो मिनिमम हेयरिंग लॉस आएगा। हेयरिंग हो रही होगी यहाँ पे तो इस पेशेंट के अंदर तो हमारा जो हेयरिंग एड वो भी लगाने बड़े मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि आपने एक सारी की सारी कैविटी बना दी है, ये सारी की सारी कैविटी बन चुकी हुई है, तो यहाँ पे हेयरिंग एड काम भी नहीं करते, कभी आवाज़ यहाँ पे जा रही होती है कभी कहीं पे जा रही होती है, तो बड़ा मुश्किल सी कंडीशन हो जाती है। तो पेशेंट को पहले इन्फॉर्म करना है आपको तकरीबन इतने डेसिबल का हेयरिंग लॉस हो जाएगा। उसके बाद जो कैविटी की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं 25% केसेस में देखा गया जो हमने कैविटी बनाई है ना उनकी एपिथेलाइजेशन होती नहीं है, कंटिन्यूसली कान में से डिस्चार्ज निकलता रहता है, तो उसको कंटिन्यूसली विजिट करना पड़ता है हॉस्पिटल अपने कान को साफ करवाने के लिए, तो पेशेंट के लिए एक तरह की मुश्किल ही बन जाती है। दैट्स ऑल फॉर द रेडिकल मस्टेक्टमी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मॉडिफाइड रेडिकल मस्टेक्टमी पढ़ते हैं।